ओके बेटा। देखो बेटा, आपने इलेक्ट्रिकल डाइपोल थोड़ा बहुत पढ़ा है? लेट्स सी। बेटा, डाइपोल इज वेरी क्रिटिकल केस। अगर आप डाइपोल पे कमांड करते हो तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अराउंड पूछे जाएंगे। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। सपोज आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? अगर आपने एनसीईआरटी खोली है, कुछ किया, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल? सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं बेटा आज। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के ऊपर आपका मैग्नेटिज्म भी पूरा डिपेंड करेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल डाइपोल अच्छे से समझ आता है तो बाय यूजिंग सम एनालॉजी हम मैग्नेटिक डाइपोल को भी बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं बेटा। देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है? बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मतलब क्या होता है? एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और इस पैटर्न को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। देखो, लाइफ में हर जगह डाइपोल ही बनता है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने HCl को देखा तो ये थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल डाइपोल। हम लाइफ में हर जगह, देखो बेटा याद रखना, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा लेगा। हमेशा जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं नेचर में सिर्फ डाइपोल ही फॉर्म होते हैं। तो डाइपोल को पढ़ना बहुत जरूरी है। डाइपोल्स आर ऑलवेज अराउंड अस। आप कहीं भी पढ़ो, ये हमेशा आसपास होंगे। अब जरा ऐसे सोचते हैं, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डी बोल रहा हूं, और मैं दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्ज ले रहा हूं बेटा। क्या हम इसे डाइपोल बोल सकते हैं बेटा? एनीवन? बेटा, आपके हिसाब से ये डाइपोल है कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. आंसर है ना, दिस इज नॉट ए डाइपोल। whenever we classify something as electrical dipole, we should be very very clear कि हमें जो डिस्टेंस d दिखता है, हमारे जैसे मान लो तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे हमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है। सपोज मैंने बोला ये सेंटर से दूरी है, डाइपोल के मिड पॉइंट से ये दूरी r है। मैं इस सिस्टम को डाइपोल तभी बोलूंगा व्हेन d इज, जिस भी जगह से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं d काफी छोटा हो। बेटा थोड़ा सा ये बात क्रिटिकल है, समझ जाना। मतलब अगर एक ऑब्जर्वर यहां बैठा हो तो उसको ये डाइपोल नहीं दिखेगा, लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर यहां हो तब ये इसकी जितनी भी हम डाइपोल के फॉर्मुलेस बनाएंगे वो इसके हिसाब से वैलिड होंगे, इसके हिसाब से नहीं। क्या आप मेरी बात थोड़ी सी समझे बेटा? टू सेट ऑफ चार्जेस वेरी क्लोज टुगेदर, अपोजिट इन नेचर, प्लस क्यू माइनस क्यू, और जो इक्वल होगी इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसी भी ऑब्जर्वेशनल डिस्टेंस से बहुत छोटा होना चाहिए। यानी डाइपोल हम उन्हीं प्लस माइनस को कहते हैं जो काफी काफी पास के डिस्टेंस में हो। क्या ये बात तुम्हें थोड़ी सी समझ आई? तो डाइपोल की डेफिनेशन में तुमको ऐसे समझना है कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, और उन दोनों का डिस्टेंस बहुत पास हो। तो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल। क्या आपको इस तरीके से समझ आ रहा है बेटा? अगर हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में डिस्टेंस को ज्यादा नहीं रखेंगे, मतलब कम नहीं रखेंगे कंपैरिजन से, अगर हम किसी भी पर्सन से या कहीं से भी कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस छोटा नहीं है तो इट वोंट बी डाइपोल। आप जितने भी फॉर्मूले पढ़ोगे बेटा, या इवन जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालोगे डाइपोल के लिए, वो मैच नहीं करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो आईआईटी इस बात का बड़ा फायदा उठाता है। कई बार वो बच्चों को क्वेश्चन देता है सिंपल प्लस क्यू और माइनस क्यू का, और बच्चा उसको डाइपोल का फॉर्मूला लगा के गलत कराता है। क्या ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई बेटा? जी सर। अब चलो डेफिनेशन डेफिनेशन पे देखते हैं कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली अटैक करते हो कि नहीं। डेफिनेशन के बाद आप मुझे बताओ, अगर मान लो एक डाइपोल, हमेशा देखो एक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करते हैं, पी एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा सिंपल होता है, q इंटू डी, वेर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लेकिन इसका डायरेक्शन सेंस क्या होता है? देखो ये आर्बिट है, हमने चुना है अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि माइनस से प्लस होना चाहिए, प्लस से माइनस होना चाहिए, पर हमने एक डायरेक्शन मान लिया ताकि हम सिस्टम में अलग अलग जगह डाइपोल को समझा सके कि डाइपोल किस तरह से बिहेव करेगा। तो डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिकल, ये जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड इज वेरी सिंपल,
आप चार्ज ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, बट ये इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होना चाहिए माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। फिजिक्स में बच्चे धोखा सिर्फ क्वेश्चन से नहीं खाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी खाते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं समझाता हूँ। एक बच्चे को मैथमेटिकली पूरी फिजिक्स आ गई कि उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होती है, उसको सब समझ आ रहा होता है कि सर ने बोला ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, डाइपोल है। बट अगर बच्चे को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, तो जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल, अगर मैं आपको एक इस तरह से डाइपोल मूवमेंट देता हूँ, इमेजिन कर लेना बेटा कि यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, एंड इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे हम एक्सिस कैसे डिफाइन करेंगे? मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी पूछ रहा हूँ, अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स में घुसे भी नहीं है। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल? बताओ बेटा। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, आप चैट पे बोल सकते हो। हाँ बेटा, हाँ, चलो, अब जैसे भी बताओगे मैं समझ जाऊंगा बेटा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप भूल जाओ तो आप अर्थ को याद किया करो कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, यहाँ एक साउथ पोल होता है। तो इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं बेटा? इसको हम इक्वेटर कहते हैं। यस सर। और ये एक्सियल लाइन आती है जो दोनों पोल से पास होती है। तो यहाँ पे भी ये वाली लाइन एक्सियल लाइन कहलाएगी, यानी एक्सिस ऑफ डाइपोल। और ये जो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाती है, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्या आपने ये बात समझ ली बेटा? ये वाली लाइन जो ऐसे समझो कि ये वाई एक्सिस है यहाँ पे, तो ये एक्सिस ऑफ डाइपोल होगा। और ये जो इक्वेटोरियल लाइन है बेटा, ये वाली लाइन, अब तक देखो बेटा मैंने सिंपल सी चीज बताई है, हम उसको डाइपोल बोलेंगे जब दो प्लस माइनस चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड और पास होगा उनका डिस्टेंस हमारे ऑब्जर्वेशन से कंपैरिजन में। हम लोग वैसे आर को सेंटर ऑफ डाइपोल से नापते हैं बेटा। हम लोग जब आर को नापते हैं कहीं पे, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, सपोज दिस इज मी, तो मैं इसको डाइपोल तभी बोलूंगा जब मेरे आर के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल है छोटा हो, और मैं आर को कहाँ नाप रहा हूँ? मेरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सेंटर ऑफ द डाइपोल तक। फिर मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन बताई। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट? चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डायरेक्शन इसका कहाँ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव बेटा, ये बात प्लीज याद रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपकी सिली मिस्टेक ही आपको डुबोती है। फिर मैंने आपको एक्सिस ऑफ डाइपोल और इक्वेटोरियल लाइन बताई, आपको समझ आ गया बेटा यहां तक? क्या हम आगे बढ़े? यस सर। जी सर। गुड बेटा। देखो, अब हम लोग नेक्स्ट चीज में मूव करते हैं कि जैसे मैं तुमको एक बात समझा रहा हूं कि देयर इज ए क्लियर कट डिमार्केशन, कब उन्होंने सिंपल प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिया और कब डाइपोल दिया है। पहले हम लोग डाइपोल पे वर्क करते हैं बेटा, ठीक है? मैं एग्जांपल के लिए तुमको एक डाइपोल बनाता हूं बेटा। जरा आराम से इस डायग्राम को बना लेना, और सिर्फ हम लोग हमारी आंखों के सुकून के लिए इस डायग्राम को बड़ा बना रहे हैं, अदरवाइज ये छोटा सा डायग्राम है बेटा। मुझे सपोज पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए डाइपोल। हम आर वेक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं बेटा, प्लीज समझ लेना, जब मैं आर को वेक्टर बोल रहा हूं तो मैंने उसका डायरेक्शन कैसे बोला है? सेंटर ऑफ द डाइपोल टू द पॉइंट पी। आर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सेंटर ऑफ डाइपोल टू दैट पॉइंट। अब मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया या प्लस क्यू ले लो बेटा, फर्क नहीं पड़ता, प्लस क्यू ले लो, यहाँ माइनस क्यू ले लो। अब मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कहाँ होगा? क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है? माइनस टू प्लस। तो मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ, डाइपोल मूवमेंट में और आर वेक्टर के बीच में एंगल आपको कितना दिख रहा है? क्या ये थीटा आपको एंगल दिख रहा है? यहां तक साथ हो बेटा? जी सर। हमें यस सर। टारगेट क्या है? हमें पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पे। अगर ये हमारा डाइपोल है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है, d is very 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 low as compared to r।
क्या आपको बात समझ आ गई बेटा? अब मान लो मुझे ये चीज डिफाइन करनी है, तो मैंने क्या किया बेटा, देखो पोटेंशियल सिंपल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। तो आपका इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, अगर आपको लास्ट क्लास याद है तो के क्यू बाई, अच्छा मैं ऐसे बना देता हूँ बेटा, आई विल ड्रॉ लाइक दिस, सपोज दिस इज R1, तो K माइनस क्यू बाई R1, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गया। क्या इस पे डाउट है बेटा? आई होप बेटा सबको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता हो कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज के क्यू बाई आर। नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव से बेटा इस डिस्टेंस को मैं R2 कह दे रहा हूं, तो के क्यू बाई R2। बेटा यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। बेटा मान लो मैंने ये लाइन एक्सटेंड कर दी और ये बना दिया ऐसे ऐसे और ये ऐसे, मैं कुछ नाम रख देता हूँ M, यहाँ पे सेंटर है तो C रख देता हूँ, यहाँ N रख देता हूँ, यहाँ कुछ S बोल देता हूँ, यहाँ T बोल देता हूँ। तो बेटा भले ये डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है, बट बेटा जिस बच्चे को सही में समझ आ रहा है वो जान रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है और कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके दिमाग में ये फिगर बनेगा। आपको ज्योमेट्रिकली समझाने के लिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया है, बट आपके दिमाग में कुछ ऐसा चलना चाहिए कि एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है, और हमने नेगेटिव की वजह से ले लिया और पॉजिटिव की वजह से ले लिया। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? अब चलो इसको निकालते हैं बेटा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि चलो आपने यहाँ पे ऐसा समझा कि 90 डिग्री है, कि 90 डिग्री है, तो R2 PM के बराबर होगा। बेटा कितने बच्चों की बात समझ आई कि R2 PM के बराबर होगा? और उसी तरह से R1 विल बी इक्वल टू PN, अगर आप N और M आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो N और M। यहां तक दिख रहा है बेटा? कोई डाउट? देखो बेटा मुझे यहाँ पे सिर्फ R1 R2 ही पुट करना है, और सिर्फ यही एक एप्लीकेशन पॉइंट है कि D छोटा होना चाहिए। तो जब मैं ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा C से S तक? क्या आपको ये D/2 दिख रहा है? इफ दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो CT और FC आपको दोनों D/2 दिखेगा। अगर आप इस ट्रायंगल को अलग से देखोगे, अलग से पूरा दोनों, बेटा ये दोनों ट्रायंगल सेम है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर आप इसको अलग से देखोगे तो ये डिस्टेंस D/2 दिखा, ये एंगल थीटा है, तो बेटा और ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये वाली चीज अगर मैं आपसे बोलूं CM की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CM बताओ? CM विल बी D/2 cos थीटा। बेटा यहां तक किसी को डाउट है? देख लो, अगर आप cos थीटा की डेफिनेशन भी लगा दोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे R2 पूछूं तो आप बोलोगे सर देखो CP हमारा R था, अगर मैं CP में से CM माइनस कर लूं, CP माइनस CM, तो मुझे मेरा R2 मिल जाएगा। यानी CP तो R है, यानी मेरी CM की वैल्यू सिंपली R माइनस D/2 cos थीटा आ जाएगी। और सिमिलर लॉजिक पे, हाँ, PM, बेटा ये P बोला है मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब जैसे ही तुम P के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये चीज और ये चीज बराबर दिखेगी। उसी तरह से जब तुम इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, R वाली लाइन को, और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो ये वाली चीज इस वाली PN के बराबर दिखेगी, जो मैंने यहां लिखा है बेटा। ये जस्ट ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बेटा ये बात समझ आई? उसी तरह से यू विल गेट, जैसे हमें CM मिला, वी गॉट आवर CM एज, सॉरी बेटा, ये वी गॉट आवर R2, CM नहीं R2, हमको CM की वैल्यू तो इतनी मिली D/2 cos थीटा, तो वी गॉट आवर R2 एज R माइनस, बेटा देखो ना, ये था हमारा, मैं यहां फिर से बना देता हूं, ये हमारा R था, मुझे R के टर्म्स में ही चाहिए,
तो जब मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मुझे R2 की वैल्यू R माइनस d/2 cos थीटा मिल गई। और सिमिलर लॉजिक पे बेटा R1 की वैल्यू मुझे R1 की वैल्यू R प्लस d/2 cos थीटा मिल गई। बेटा क्या यहां तक आप लोग साथ हो? अब जल्दी से मुझे बताओ पोटेंशियल कैसे आ जाएगा? K माइनस क्यू बाई R1 यानी R प्लस d/2 cos थीटा प्लस के क्यू अपॉन R2 यानी R माइनस d/2 cos थीटा। क्या यहां तक साथ हो बेटा? अच्छा बेटा मैं रुको एक बार दोबारा, हाँ नहीं एक्चुअली एक दो बच्चे अटक रहे हैं तो मैं उनको ऐसे समझा देता हूँ। बेटे देखो ये सिंपल सी आपकी वो लाइन है, एक सेकंड इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। हाँ ये आपकी लाइन है और ये आपको पॉइंट P है, मुझे ये R पता है। अब अगर मैं इस लाइन से यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो बेटा आपको रफली एग्जैक्ट नहीं, बेटा सुनना ये चीज बहुत छोटी है, आप मेरी बात समझना। आप एक्चुअली में ये देख रहे हो कि एक बहुत, आप इसको ऐसे समझो कि लगभग परपेंडिकुलर की तरह है। तो मैंने बोला ये चीज इसके बराबर है और इसको बहुत बड़ा सर्कल मान लो, तो हमने लगभग आर्क को एक स्ट्रेट लाइन मान लिया है। तो आपको ये दोनों आर्क की तरह दिखने चाहिए क्योंकि बेटा आर डी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो हमारा जो R2 है वो रफली इसके बराबर आ जाएगा। अगर मैंने इसको P और इसको M बोला था शायद, R2 PM के बराबर आ जाएगा। क्या बेटा मेरी बात समझ पाए? और इसी तरह जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तब मैंने रफली इसको इसके बराबर बोल दिया, मतलब इस चीज को इस टोटल के P से यहां तक के बराबर बोल दिया। क्या बात समझ पाए बेटा? ठीक है बेटा। हाँ बेटा अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं कभी भी इस लाइन को छोटा ले रहा हूं कहीं पे भी चले जाऊं तो ये एंगल तो हमेशा छोटा ही बनेगा ना, ये वाला एंगल हमेशा ना। डाइपोल की डेफिनेशन ही वही है, छोटा है। आप मेरी बात समझे ना? ये सारी चीजें तभी आपको क्लैरिटी से दिखेंगी जब आप उसकी फंडामेंटल डेफिनेशन में घुसोगे। इसीलिए तो मैंने बोला बेटा देखो स्ट्रेस कहाँ मैं किया, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस किया डेफिनेशन में। मुझे जल्दी नहीं थी, मैंने आपको सबसे पहले यहाँ स्ट्रेस किया कि ये डाइपोल की डेफिनेशन है कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, तब हम उसे डाइपोल की कैटेगरी में डालते हैं। अब हम लोग यहां तक आ गए कि हमको ये मिल गया। अब देखो कुछ नहीं करो बेटा, के क्यू कॉमन ले लो। जैसे ही तुम के क्यू कॉमन लोगे, जैसे ही हमने के क्यू कॉमन लिया मुझे मिला -1 अपॉन R प्लस d/2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन R माइनस d/2 cos थीटा। अब बेटा जैसे ही तुम इसका एलसीएम लोगे तुम्हें मिल जाएगा नीचे R² माइनस d²/4 cos² थीटा। बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस तरफ जाओगे तो -R प्लस d/2 cos थीटा, और यहाँ पे प्लस R प्लस d/2 cos थीटा, और ये आया हमारा के क्यू। अब बेटा R से R कट गया, और जो बच्चा डेफिनेशन पे ध्यान दे रहा है R² इज टेक्निकली वेरी वेरी मच ग्रेटर देन d²। सिंस d छोटा है, गरीब है, और तुम उसका स्क्वायर कर रहे हो तो और छोटा हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 0.01 हो जाएगा। तो हम R² इसको बिल्कुल इक्विवेलेंट ले लेते हैं R² के। यहां तक तुम लोगों को मेरी बात समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. अब हमारे पास क्या हो गया, के क्यू d/2 cos थीटा प्लस d/2 cos थीटा कितना बन गया बेटा बताओ? d cos थीटा बना। आराम से सोचो बेटा, यहां तक आओ, साथ में आओ। और नीचे क्या बना बेटा? R²। we will again get to one another beautiful definition of dipole इसी के थ्रू। हमारा इतना बन गया बेटा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या थी? Q इंटू डी थी। अगर P Q D था तो यहाँ पे तुम्हें ये मिला कि नहीं बताओ बेटा? मिला? यहां तक बेटा आप लोग सब समझ पा रहे हो? Yes. अच्छा वेरी गुड।
तो देखो मैं तुमको कुछ ऑब्जर्वेशन कराता हूँ, प्लीज ध्यान देना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जो हमने निकाला वो हमें कुछ ऐसा मिला, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आज के बाद मैं तुम्हें एक डेफिनेशन देता हूँ, कहीं पे भी अगर पोटेंशियल 1/r² के प्रोपोर्शनल हो, जैसे मान लो यहाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं और तुमने यहाँ खड़े होके इसका पोटेंशियल निकाला और इसका पोटेंशियल तुम्हें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आया, 1/r², तो हम इस पूरे सिस्टम को ऐसे बोलते हैं कि डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कहीं पे भी अगर तुम्हें पोटेंशियल, बेटा बेटा अगर एक पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालते हो Q से, तो कितना आता है, KQ/R ना। यहाँ पे फॉर्मूले में +1 बढ़ गया ना, नीचे r² हो गया ना, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ 2 हो गई। तो दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल, कि अगर हमें किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, बट जरूरी नहीं कि दो चार्ज हो, यकीन मानना, +Q और -Q नहीं, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस भी अगर हमें इस तरह से देते हैं पोटेंशियल, तो हम कहते हैं कि दिस सिस्टम इज बिहेविंग एज ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल। क्या ये बात समझ आई? ठीक है बेटा, नोट किया? अब देखो बेटा, बच्चे फॉर्मूला बड़ा अच्छे से लिखते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जो जब नोट्स बनाते हैं ना तो कंफ्यूज नहीं होते, वो थीटा को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। एंगल बिटवीन आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या था भाई, डाइपोल के सेंटर से जहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो दिस इज आर वेक्टर। एंड डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या था सर, हम कहाँ मान रहे हैं, मान लो मैंने इस बार -Q यहाँ मान लिया और +Q यहाँ मान लिया, तो बेटा तुम थीटा कौन सा लोगे बताओ इसके लिए, ये लोगे θ1 लोगे कि θ2 लोगे बताओ? θ2। बात समझ गए आप? यू शुड बी वेरी केयरफुल। कई बच्चे बोलते हैं नहीं सर मुझे फॉर्मूला याद हो गया, बेटा कितना, KP cos थीटा बाई r², पर क्या तुमने थीटा को अलग से अंडरलाइन करके लिखा कि ये किसके बीच में है? यहां तक क्या तुम्हें समझ आ गया बेटा? आगे मूव करें? Yes, sir. तो बच्चा आप सब ने ये बात सीख ली, कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये बात सीख ली कि सर हमारा एक अगर -Q और एक +Q है एग्जाम्पल के लिए, तो हम आराम से ये निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे कि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। इस पॉइंट P पे आपका पोटेंशियल आ गया KP cos थीटा बाई r²। अब बेटा कल ही की क्लास में तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा था, -dV/dr, याद आया बेटा? अब बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनमें ये समझ होती है कि ये एक वेक्टर रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। जहां तक समझ आ रहा है बेटा, देयर आर सेवरल क्वेश्चन वेयर यू कैन इजीली कैलकुलेट पोटेंशियल निकाल कर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी मदद से निकाल लो। अगर ये फर्स्ट स्टेप होगा तो ये सेकंड स्टेप होगा। It is one of the approach of solving numerical. If at any given point you can calculate the potential and you know how to operate this relation, then you can calculate electric field at that point. क्या आप मेरी बात समझे? अब मैं इसी की मदद से आपको ये रिलेशन समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाऊंगा। क्या ये चीज आपके दिमाग में जा रही है बेटा? With help of this only, so that you can better understand this relation, कि whenever potential is available with us, अगर हमको डिफरेंशिएशन आता है तो हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन वेक्टर वाला डिफरेंशिएशन मैं समझाता हूं बेटा। आगे बढ़े? मैं इसी चीज को, या रुको इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखो आपको ये बात समझ आई कि सर पोटेंशियल की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएंगे, सही बात है बेटा। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नापनी है, तो मैंने क्यों ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ कि यहाँ पे ना एक डायरेक्शन ये है। अब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर वेक्टर का ही एक्सटेंशन है, तो एक डायरेक्शन मैं इधर मानता हूँ। हमने थीटा बेटा कहाँ से लिया था, डाइपोल और उसके बीच में, तो हमने यहाँ -Q लिया था और यहाँ +Q लिया था, और हमारा ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन बना था। ठीक है बेटा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये थीटा है, मैं एक एक्सिस इधर डिफाइन करता हूँ। बेटा प्लीज आराम से सुनना, आराम से सुनना।
मैंने यहाँ पे एक ऐसे एक्सेस डिफाइन कर दी। अब चाहो तो इसको वाई एक्सेस समझ लो, प्लस वाई यहाँ लिख लो, और यहाँ माइनस वाई, और यहाँ प्लस एक्स समझ लो। क्या आपने ऐसे समझ लिया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस पॉइंट पे बस एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना दिया है। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा इसको वेक्टर रिलेशन में नहीं देख पाता है। मैंने अगर यहाँ पहुंचा हूं, और बेटा सुनना, अगर हम माइनस क्यू प्लस क्यू को समझ रहे हैं तो हमेशा इसका इफेक्ट एक 2D में रहेगा, 3D में नहीं जाएगा। माइनस क्यू अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पॉइंट पी पे, तो माइनस क्यू जो भी करेगा सब इसी स्क्रीन के प्लेन में होगा, इसलिए सिर्फ एक्स को लूंगा और वाई को लूंगा, जेड नहीं आएगा इस पिक्चर में। अब मैं समझाता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, तो मैंने लिखूंगा माइनस डी बाई डी एक्स आई। बेटा आराम से सुनते जाना, कहीं अटको तो मेरे पे ध्यान देना, मैं संभाल लूंगा। ये जेड वाला कंपोनेंट है नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया। क्या ये बात तुमको क्लिक होगी? हाँ है ना? इसी रिलेशन को माइनस डी वी बाई डी आर को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है कि माइनस डी वी बी, वो भी माइनस नहीं, माइनस डेल लिखना, टू बी वेरी प्रिसाइज ऐसे लिखते हैं, डेल लिखते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? यस सर। हाँ वेरी Yes. गुड। अब जरा समझो, ये बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अब मुझे बताओ मेरा x यहाँ पे क्या है? अगर ये मैंने r डिफाइन किया है, तो dr और dx एक ही चीज हुई कि नहीं? जल्दी बताओ, dr और dx एक ही चीज हुई? r में छोटा सा एक्सटेंशन और x में छोटा सा एक्सटेंशन एक ही चीज हुई, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा थोड़ा टाइम लगेगा पर हम इसको अपने हिसाब से बना लेंगे। माइनस डेल वी बाई डेल आर, और सर ने बोला था आई यहाँ लगाना है इस तरफ, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक छोटा सा, बेटा थोड़ा सा फोकस की बात है, कर लोगे मुझे पता है। अगर मैंने इसको डी थीटा डिफाइन किया है, तो तुम मुझे बताओ ये एक्सटेंशन कितना बड़ा होगा? डी वाई, तुम्हारा डी वाई क्या आएगा? R d theta. Sir, R d theta. अरे बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। चलो, माइनस डेल वी बाई डेल वाई लिखने की जगह मैं डेल वाई को क्या लिखूंगा? आर, ये आर है और ये डी थीटा। तो बेटा इतना ज्ञान तो हर एक बच्चे के पास होना चाहिए कि अगर ये आर है और ये डी थीटा है, तो ये आर डी थीटा हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ लिख दूंगा, आर डी थीटा जी। क्या इतना बल्ब सबका जल गया? यहाँ से यहाँ पहुंचना बड़ी बहादुरी होता है। यहाँ तक पहुंचा बल्ब बेटा? आगे बढ़े। Yes, sir. यानी वी विल फर्स्ट डिफरेंशिएट पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमें आई कंपोनेंट मिलेगा, यानी इस तरफ वाला कंपोनेंट। देन वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा एंड वी विल गेट द वाई कंपोनेंट। क्या आपको ये बात समझ आना शुरू हुई कि सर ये हमें ई एक्स देगा, ये हमें ई वाई देगा, और हमारे पास v तैयार है कि आओ मुझे डिफरेंशिएट करो। v हमारे पास तैयार था, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब बेटा जल्दी से समझदारी से मुझे बताओ, डेल वी बाई डेल आर कितना आएगा? कम ऑन फास्ट, डेल वी बाई डेल आर सिर्फ आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो के पी कॉस थीटा तो कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा कितना मिल जाएगा बताओ? व्हाट वी विल गेट अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा बताओ। कॉस थीटा कांस्टेंट है, 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बताओ? बेटा r की पावर -2 है, तो -2 + 1, सॉरी डिफरेंशिएट करना है ना। हाँ देखो, मैं यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे r³ कर दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ आया बेटा? हाँ, कोई डाउट यहाँ तक? और बेटा No, sir. एक माइनस साइन आपका पहले से है, आपने देखा? एक माइनस साइन आपका पहले से है, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो ex की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आराम से ऑब्जर्वेशन बढ़ा के कितनी आ गई ex की वैल्यू? 2kp cos थीटा बाई r³। यहाँ तक बल्ब जला? आराम से सीख लो बेटा। चला? कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ तक समझ आया? अब बेटा मुझे बताओ ई वाई की वैल्यू कितनी होगी? ई वाई की, अगर मैं 1 बाई आर को लिखे रहने दूं, एक माइनस साइन भी लिखे रहने दूं, माइनस साइन 1 बाई आर, डेल वी बाई डेल थीटा, अगर मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो केपी बाई आर स्क्वायर विल बी ए कांस्टेंट। यानी मेरा केपी बाई आर स्क्वायर विल बी ए कांस्टेंट,
और कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे बेटा बेटा यू विल गेट माइनस साइन थीटा। अब तुम्हें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दिखनी चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस kp, बेटा ये कितना हो जाएगा kp साइन थीटा बाई आर क्यूब जे। क्या यहां तक तुम लोग साथ में हो? कहने की बात बेटा आराम से नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। सबसे बड़ी चीज थी ये ट्रांजिशन समझना। अगर तुम ये समझ गए तो बेटा ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो एक बार आर के रिस्पेक्ट में घर पे डिफरेंशिएशन ना कर ले और एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में ना कर ले। बस डेल ये बताता है कि जब तुम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर एक वेरिएबल है और कुछ नहीं, मतलब सॉरी एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। हाँ मैं ऐसे समझाता हूँ बेटा डेल का मतलब क्या होता है। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर डेल का मतलब क्या है। जैसे बेटा देखो जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डी बाई डी एक्स तो ये बताता है कि मुझे x के चेंज से v का चेंज निकालना है। लेकिन अगर मैं डेल v बाई डेल एक्स लिख दूं तो बस ये भी वही बताता है, बस अंतर क्या होता है जब डेल वर्ड यूज करते हैं ये डेल कहलाता है बेटा। तब हम ये मानते हैं कि x को छोड़ के हर वेरिएबल वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट है। तो देखो जब मैंने r के रिस्पेक्ट में किया तो थीटा वाज कांस्टेंट फॉर मी, तो बच्चों की तरह बाहर चला गया, केपी कॉस थीटा बाहर चला गया। मैंने सिर्फ इसको 1/r² को डिफरेंशिएट किया और मुझे मिल गया कि इतना -2/r³। उसी तरह अगली बार मैं जब डेल वी बाई डेल थीटा कर रहा था तो मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और मेरा आर बच्चों की तरह बाहर चला गया। आपको ये बात समझ आई बेटा? अब तुम बोलोगे क्या सर हमें ये फॉर्मूला याद करना है? तो आंसर बड़ा सिंपल सा है, बिल्कुल बेटा जबरदस्त तरीके से याद करना है। जो बच्चा इसको याद नहीं करेगा वो अच्छे क्वेश्चंस में डिराइव करेगा। डिराइव से बचना होता है एग्जाम में। आपको अप्रोच डेरिवेशनल रखनी है, फिजिक्स पढ़ते वक्त आपको हर चीज डिराइव ही करनी है, लेकिन एक समझदार बच्चा डेरिवेशन सही वाली डेरिवेशन की अप्रोच समझ के उसे याद कर लेता है हमेशा। तो बेटा क्या अब तक आप लोग इतनी चीज सीख गए? अगर आपको एक डाइपोल दिया हुआ है, ये आपका डाइपोल, ये आपका थीटा, ये आपका आर वेक्टर, यहां पे हमने ई एक्स निकालना सीख लिया, हमने यहाँ पे ई वाई निकालना सीख लिया। बेटा ई एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, और ई वाई कितना आया था बेटा? kp sin थीटा बाई आर क्यूब। अब बताओ डाइपोल की वजह से एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? इन दोनों का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे ना बेटा? यहां तक समझ पा रहे हो? देख लो बेटा हमने इतनी चीज समझ ली है। क्या आपने एक और चीज ऑब्जर्व की? आंसर में आपका पोटेंशियल 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल। बेटा आई होप आप लोगों ने इस पे ध्यान दिया होगा। अब मुझे बताओ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? मुझे एक्स कंपोनेंट पता है, मुझे वाई पता है, तो इतना तो तुम लोग समझदार हो कि सर EX² प्लस EY² कर लोगे। इसकी वैल्यू सर एक मिनट के पिछले पेज। हाँ बेटा पिछला पेज ये रहा, लो आराम से डूब के डेरिवेशन करो बेटा, क्योंकि ये हर जगह काम आएगी। आपका इक्वेटोरियल पे है, आपको सिर्फ थीटा वेरी करना है। बच्चे 25 केसेस निकाल लेंगे पर एक जनरल केस के ऊपर वर्क नहीं करेंगे। ये पढ़ाई को हमेशा लिमिट में डाला करो, मतलब ऐसे केसेस उठाओ जिससे सारे केसेस सॉल्व हो, क्योंकि सारे केसेस करने के लिए टाइम नहीं रहता बेटा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझ ली बेटा, कितना आ जाएगा बेटा बताओ? अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके रूट निकालूं तो क्या कॉमन है? kp/r³ तो सीधे बाहर जा रहा है, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 2 था और यहाँ पे यानी 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। बेटा इसको थोड़ा सा और छोटा बना दो, 1 cos² थीटा प्लस sin² थीटा को क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे बेटा। तो कितना आंसर हो गया? 3 cos² थीटा प्लस 1। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। क्लियर है बेटा?
अब बेटा देखो, डेरिवेशन करने वाला ही बच्चा जानता है कि y कैसे लिया गया है और x कैसे लिया गया है, समझे? वरना एग्जामिनेशन में बच्चा यहाँ कर देगा, इसको EY बना देगा और इसको EX बना देगा, क्योंकि उसने डेरिवेशन नहीं की है। क्लियर है? अब बेटा अपना पैटर्न बना सकते हो कि सर P से R की तरफ जाने वाली जो लाइन होगी, मतलब ये जो एंगल का डायरेक्शन होगा वही मेरे EY का डायरेक्शन होगा, और R का तो कोई भूलता ही नहीं है, X और R का डायरेक्शन सेम होता है। बेटा क्या यहाँ तक तुम लोग को तैयार हो गया है? बताओ। यस सर। तो मैं अब तुम लोग को क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग प्लीज 3-4 बेसिक क्वेश्चन जरूर करना, आप लोग कितने भी तेज हो। और एक चीज में समझना बेटा, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो तुमको -q दिया है, +q दिया है, वो लोग क्या करते हैं, बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। ये इसके एक्सिस पे ही है बेटा, लाइन पे, यहाँ पे पॉइंट P है। क्वेश्चन में जानबूझ के वो R को और D को कंपेरेबल कर देते हैं, तो बच्चे को जल्दीबाजी है, तो वो ऐसे सोच लेता है, अच्छा सर माइनस से P, ये हुआ P का डायरेक्शन, और R का डायरेक्शन तो हम ऐसे लेते ही है सेंटर से पॉइंट की तरफ, तो सर हमारा थीटा कितना आ गया? बताओ इस केस में थीटा कितना आ गया? अगर ये डाइपोल होता, सपोज इफ इट इज ए डाइपोल, इट इज ए डाइपोल अगर हम मान रहे हैं, तब हम लोग कैसे मानते कि सर R और ये देखो R हुआ और ये हमारा P, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 डिग्री दिख रही है आप लोग को? क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो पॉइंट P पे हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल और कितना हो जाता कि सर KP cos थीटा बाई R², cos थीटा की वैल्यू 1, KP बाई R²। मेरी बात समझे? लेकिन चालाकी से क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको D और R कंपेरेबल दे देते हैं, तब बच्चा जो ये फॉर्मूला लगाता है वो निपट जाता है। तब आपको बच्चों की तरह फिर से ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर उसने यहाँ -q और +q दे दिया है और नॉट ए डाइपोल दिया है, तब तुम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तब तुम यहाँ पे भी अगर पोटेंशियल पूछेगा तो तुम वैसे ही निकालोगे कि सर ये d/2 हुआ, ये d/2 हुआ, ये दूरी r है, यानी +q से दूरी है r - d/2 और -q से दूरी है r + d/2। तब तुम इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि सर पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा k - q अपॉन r + d/2, और इस बार अप्रोक्सीमेशन लेके 0 नहीं करोगे कि सर r, देखो यहाँ पे KQ/r - d/2, इस बार तुम अप्रोक्सीमेशन लेके नीचे r² - d²/4 को 0 नहीं करोगे, इसको एज इट इज लिखे रहने दोगे। मेरी बात समझे तुम बेटा? फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन इट इज अ डाइपोल। आपको यहाँ वाले केस में वो अच्छे से बताएगा कि r इज मच 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 ग्रेटर देन d, और इस वाले केस में वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो चाहेगा कि आप जानबूझ के गलती करो। आपको ये भी रिजल्ट दिया होगा और आपको ये भी रिजल्ट दिया होगा, आप समझदार होगे। अगर R कंपेरेबल टू D हुआ तो इट इज नॉट ए डाइपोल केस, तब आप ये सारे फॉर्मूले नहीं लगा सकते। मेरी बात समझे? क्योंकि आपकी कंसिडरेशन ही वही थी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस छोटा है, तब पोटेंशियल ये बना और उसी से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। आप मेरी बात समझ गए बेटा? यस सर। Yes, sir. अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछता तो आप +q से ऐसे निकालते, -q से ऐसे निकालते और उसको सब्ट्रैक्ट करते कि KQ/r² लिखा है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते। आप डाइपोल वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते। दिस फॉर्मूला इज एक्सक्लूसिवली फॉर डाइपोल ओनली। अब चलो मैं आपसे कुछ डाइपोल वाले ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, आपने फॉर्मूला सिखा दिया, अब आप पूछ रहे हो। वेट टिल आप मैग्नेटिज्म पे आते हो, हर चीजें कनेक्टेड है। किसी एक टीचर की पूरी बात मानना कितना जरूरी है आपको धीरे धीरे पता चलेगा, वरना लाइफ विल बी ए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। अब आपको ये d/2 दिया है, ये d/2 दिया है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दो बेटा जल्दी से। और ये कौन सा पॉइंट है बेटा? आप पोल की डायरेक्शन, बेटा यहाँ पोल यही हुआ प्लस और माइनस, अब पोल की डायरेक्शन में तो ये एक्सियल लाइन पे हुआ, एक्सियल। हाँ बेटा अब मुझे बताओ
थीटा कितना बना? थीटा थोड़ी देर पहले तुमने देखा था कितना बना बेटा, बताओ। ये P है, ये R है, थीटा विल बी ऑब्वियसली 0। अब मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ EX कहाँ है, EY कहाँ है। अब समझ आएगा कि तुमने फॉर्मूला समझा था कि नहीं। वेयर विल बी EX एंड EY, कम ऑन। बताओ बेटा, फॉर्मूला दिखाऊं? अब बताओ। थीटा तो 0 है डेफिनेटली, तो EY कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी डाइपोल की डायरेक्टली? हाँ बेटा, मैं चैट पे देख रहा हूँ, आप भेज सकते हो आराम से। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हमको यहाँ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से मिली। अच्छा बेटा, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, आप थोड़ा सोच के बताना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ मिला बेटा, ये बताओ। वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ मिला है बताओ। अगर आप उस डायग्राम को प्यार से ना एक मासूम बच्चे की निगाह से देखोगे, तो आर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो बच्चा खुल के बोलेगा सर यहाँ पे ये हमारा EX होता, और सर अगर EY कंपोनेंट आता तो ऐसे आता। वैसे साइन थीटा की वजह से ये 0 हो जा रहा है, और EX की वैल्यू कितनी हो जा रही है बेटा, देखो ना, KP cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट बचेगा। तो कितना बचा बेटा बताओ, देख पा रहे हो? 2KP cos थीटा की वैल्यू 1/r³। अब यही चीज डिट्टो कमिट टू मेमोरी कर लेना। अब बोलोगे सर कितने फॉर्मूले याद करें, इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा एक जनरल फॉर्मूला याद कर लो और छुट्टी करो, क्योंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल वाले केस में डायरेक्टली पूछा जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये वाला केस मैग्नेटिक डाइपोल में और इक्वेटोरियल वाला भी डायरेक्टली पूछा जाता है। तब एक बच्चा वहां फिर से डिराइव करता है, मेहनत करता है, और एक बच्चे को टीचर सिखा देता है कि बेटा ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकल डाइपोल को P कहते हैं, वहां उसको म्यू कहते हैं। वो बच्चा डिट्टो फॉर्मूला लगा रहा है, अच्छा सर वहां का K क्या होता है, बच्चे को सब सिखा देते हैं कि बेटा यहाँ पे हम लोग K को डिफाइन किए थे 1/4πE0, वहां पे बेटा ऐसा हो जाता है μ0/4π। तो बच्चा सोते हुए करता है, बोलता है अरे सर सब तो पहले से आपने पढ़ा रखा है, क्यों फालतू की मेहनत कर रहे हैं हम लोग। वो वहां जाके बोलेगा सर जो मैग्नेटिक डाइपोल है ना उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाती है सर, 2K की जगह लिखेगा वो μ0/4π। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, जो नहीं कि मैं तुमको ये समझा रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ आज ये नहीं किया तो कल ये कैसे करोगे, एनालॉजी का यूज नहीं कर पाओगे। 2μ0/4π, वहां का डाइपोल मोमेंट μ/r³, नथिंग विल चेंज। मेरी बात समझे? तो आज के दिन मेहनत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वही तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। मैग्नेटिज्म भी तभी समझ आएगी, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चे पूरा इंटायरली अलग पढ़ते हैं, सारे केसेस डबल डबल कहते हैं करते हैं, चाहे वो NCERT हो चाहे SC वर्मा हो, सब डबल डबल कराया गया है। तो उसमें समझदार बच्चा इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे इतना कमांड कर लेता है कि उसका मैग्नेटिक डाइपोल, जो मैग्नेटिज्म में भी एक बड़ा टॉपिक है, उससे वो बच जाता है। क्या आप मेरी बात समझे? देख लो बेटा, टेक योर टाइम। यहां तक समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. I hope you would remember कि analogy wise this electric dipole is really really important। वो मैग्नेटिज्म का एक अच्छा खासा सेक्शन आपको समझा देगा। अब चलो एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मुझे इस पॉइंट पे जाके बताओ, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। कॉमन सेंस से भी बता सकते हो बेटा। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन? थीटा कितना बनेगा? P वेक्टर, R वेक्टर। अगर थीटा 0 है, सॉरी 90 डिग्री है, तो cos θ/r², तो 0 आ गया ना। इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है? हाँ गुड बेटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? अगर डेरिवेशन किया है तो तुम्हें समझ आएगा कि सर ये हुआ हमारा EX और ये हुआ हमारा EY। अब बेटा बताओ, तुम्हारे पास फॉर्मूला है कि सर EY में साइन थीटा आता है और EX में कॉस थीटा आता है, तो EX कंपोनेंट आएगा क्या? कॉस 90 कितना होता है? 0। तो सिर्फ तुम्हें क्या मिलेगा? EY बेटा, यानी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में,
और कितना आ जाएगी KP sin 90 यानी 1/r³। और वही जब आप मरमर के डिराइव करोगे तो भी आपको यही मिलेगा कि एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही क्या होता है, प्लस ने 1 कूलम को ढकेला, अगर यहाँ 1 कूलम रख दो तो प्लस ढकेलेगा, माइनस खींचेगा, तो रिजल्टेंट तो बीच में ही जाएगा बेटा, यही आपका EY आ जाता है KP/r³। तो क्या आपने जो इंपॉर्टेंट चीज है जनरल डेफिनेशन के साथ एक्सिस पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना सीख गए बेटा? तब हम आगे बढ़ सकते हैं, बताओ। Yes, sir. गुड बेटा, गुड। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बेटा, कई बार चीजें हिडन रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बताता हूँ, वो क्वेश्चन में ऐसा दे देता है, देखना जरा, कि -2q है, यहाँ पे +q है और यहाँ +q है। तो अब ये क्वेश्चन आया बच्चे के पास में और उससे पूछा गया कि यहाँ पे मतलब किसी एक जगह पे आप वो बताओ, पोटेंशियल बताओ, और आपको सब दे देगा, सारा डेटा दे देगा, सारा डाटा दे दिया। उसने तुमको ये भी दे दिया कि सभी इक्वली स्पेस्ड हैं, ये ए है, +q और +q के बीच में दूरी, और यहाँ पे पोटेंशियल निकालो इस पॉइंट पे, और तुमको ये दूरी r दे दी। अब बेटा सोचो, ज्योमेट्री के हिसाब से तुम्हें सब दिया हुआ है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को ये ऐसे दिख जाता है, वो भले ही तुम्हें कितना डरा दे कि इस सेटअप को कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या करेंगे। एक बच्चा सिर्फ ऐसे करता है, बोलता है सर एक्चुअली में ये 2 डाइपोल दिए हैं, ये एक डाइपोल है ही नहीं। -2q को अपने दिमाग में एक -q लिखेगा, एक वो ये डाइपोल बनाएगा और वो एक ये डाइपोल बनाएगा, और फिर इन दोनों डाइपोल का वो रिजल्टेंट निकाल लेगा यहाँ पे। क्या आप मेरी बात समझ गए? चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे पोटेंशियल हो, अगर ऐसे वो छुपा के देगा तो आप कर लोगे? बेटा जैसे मैंने यहाँ -2q ले लिया, यहाँ पे +q लिया, और यहाँ थोड़ा और बढ़ा के +q ले लिया। अब वो आपको कहीं ऐसी जगह देता है जहाँ पे आपको सारे वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है? तो आपको इसको 2 डाइपोल की तरह ट्रीट करना है कि सर एक डाइपोल ये बना और एक डाइपोल ये बना। अब इन एक सिंगल डाइपोल होता तो आप फॉर्मूला लगा लेते, वो आपको दे भी देगा बेटा, ऐसे सेटिंग करके दे देगा कि आप R1 निकाल लो, आप R2 निकाल लो। बस बच्चे उस समय के बाद वहां पहुंच के, अगर मैंने आपसे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तो वो इस डाइपोल की वजह से और इस डाइपोल की वजह से उसका वेक्टर रिजल्टेंट ले लेंगे, और अगर पोटेंशियल पूछा है तो बच्चों की तरह ऐड कर देना। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? ऐसे क्वेश्चंस आप जब शीट सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? आप मेरी बात समझ गए कि जहां आपको डाइपोल नहीं दिख रहा होगा बट क्वेश्चन में कोई डेटा छुपा के दे दिया होगा कि कंसीडर ए इज वेरी 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 स्मॉल देन आर, इस टाइप का कुछ ना कुछ डेटा दे देगा ताकि आपको फील हो कि एक्चुअली ये ऐसा है और मुझसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो तुम इसको 2 सेट ऑफ डाइपोल ले लोगे। बात समझे बेटा? नेक्स्ट पे मूव करें। ये सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया है कि आपको डिस्गाइज्ड वे में एक डाइपोल दिया रहेगा और बाकी आपको डेटा दे देगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें बेटा। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको सिखाना चाह रहा था। बेटा देखो, एक डाइपोल किसी, मैं लिखवाता हूं बेटा, आप इसको लिखो जरा। ये आप देखना कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होगा सिंगल फॉर्मूले की तरह, फोर्स एक्टिंग। और ये बेटा समझ नहीं आता सबको जब तक वो 2-4 न्यूमेरिकल ना कर लें। फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, ब्रैकेट में एक काम करो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो हर जगह चेंज हो रही है, इवन एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है। तो अब अगर ये चीज पढ़ना है तो इसका थोड़ा थोड़ा मतलब ही समझाता हूँ कि मान लो एक फीलिंग के लिए बता रहा हूँ, एक प्लस चार्ज है, अब हर जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग होगा, यहाँ अलग होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? एक ही लाइन में। बेटा आपको फॉर्मूला तो याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R²। तो R तो बदल जाएगा दोनों के लिए, E1 अलग होगा, E2 अलग होगा। तो अगर एक डाइपोल को मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ऐसी एग्जांपल के लिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। बेटा देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ,
रियलिटी में तुम ना पहले डाइपोल को रख के फीलिंग लो। फीलिंग लेना बड़ी बात है बेटा, कि तुमने एक माइनस क्यू रख लिया, एक प्लस क्यू रख लिया, तो तुमको ये तो समझ आ रहा होगा कि सर इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, मैं उसको ई माइनस बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ सबस्क्रिप्ट की तरह है, और इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ई प्लस, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। डिपेंडिंग प्लस क्यू इधर है तो ई माइनस बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, और ई प्लस छोटा होगा, और अगर प्लस क्यू इधर है तो ई प्लस बड़ा होगा और ई माइनस, तो डिपेंडिंग। तुमको ये समझ आया कि दोनों को बेटा, डाइपोल के दोनों चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी अलग अलग मिलेगी, ज्यादा अलग नहीं, थोड़ी सी अलग। क्या यहां तक समझ पाए? मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझाता हूँ। अब देखो, जब चाहिए डेरिवेशन नहीं करेगा उससे क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा एग्जाम में, ये बात समझ लो। एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं इस तरीके से। मैंने आपको एक डाइपोल दे दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आपको पता है फोर्स होता है Q इंटू ई। अब पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए अलग अलग है। अगर मैं मान लो मैंने यहाँ प्लस वाला चार्ज रखा, तो प्लस वाले चार्ज को, और यहाँ प्लस क्यू मान लो, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा ऐसे, लेकिन ये माइनस क्यू वाली को ऐसे लगेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसा करेगा कि इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन है, इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अलग अलग होगा। तो कभी भी जब तुम रियलिटी में मैग्नीट्यूड निकालोगे तो तुमको हमेशा कुछ ऐसा मिल जाएगा। जैसे मान लो इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो ई प्लस बोल रहा हूँ, और इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली ई माइनस बोल रहा हूँ। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला समझ आ गया? जो कुछ नहीं है, अगर मैंने प्लस क्यू पे फोर्स लिया है तो मैं इस तरफ ले रहा हूँ, दैट इज क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू ई, और जो माइनस क्यू पे ले रहा हूँ वो मैं इस तरफ ले रहा हूँ। क्या मेरी बात आप समझ गए बेटा? देख लो यहाँ तक साथ में हो? यस सर। ठीक है, बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो बीच में इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये कैसा होता है? ये छोटा होता है कि बड़ा होता है डाइपोल की डेफिनेशन के हिसाब से? इज दिस डिस्टेंस बिग और स्मॉल? बहुत बहुत स्मॉल है बेटा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें अपने हिसाब से वेरिएशन लाते हैं। बोलते हैं ये है प्लस क्यू, तुम्हारी वजह से ये ई प्लस और ई माइनस में थोड़ा सा डिफरेंशियल चेंज होगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो एक काम करते हैं, जबरदस्ती का इसको डी से डिवाइड और डी से मल्टीप्लाई टाइप का कर देते हैं। ऐसा तो चलता है ना बेटा? ये तो अलाउड है ना? देख लो, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम लोग को? नो सर। अच्छा, तो हमने ऐसा क्यों किया? क्या मिलेगा हमें? क्या हमें मिलेगा? क्या ये फॉर्मूला हमें कई जगह बचाएगा? आंसर है हाँ। क्या आपने लिख लिया? क्या आपने लिखा बेटा? अब आप बोलोगे सर ये कहाँ यूज होगा? बेटा आने दो न्यूमेरिकल अच्छे वाले, डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा। नीट में आएगा तो डायरेक्ट आएगा, जे एडवांस में ये जब पूछेगा तो जिसको ये डेरिवेशन, या बेटा याद रखना मैंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। आप मेरी बात समझे? न्यूमेरिकल करोगे इस पे? चलो करते हैं। बेटा डी में बताता हूँ मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली में डी मल्टीप्लाई करने का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप सही में मैथमेटिकली थोड़ा घंट देखो, इसको घूरोगे ना तब तुम्हें बात समझ आएगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है ये बहुत छोटा सा होता है। एक्चुअली में डीई डिफरेंशियल बहुत छोटा होता है बेटा। बेटा एक सेकंड, इसके वायर, हाँ, जो डिफरेंशियल चेंज है डीई और ये लेंथ, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ये इतना छोटा है ना कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब ये बेटा और कोई सेटअप बनता ही नहीं, ये इतना सा है डाइपोल। तो हमेशा ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिलेगी और जो इसको मिलेगी, अब जैसे एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है डाइपोल नहीं है कि सर देखिए ना, अगर डाइपोल नहीं है तो माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ फोर्स लगाएगी
और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स और ये फोर्स तो एक तरह से डायरेक्शन में भी नहीं है। लेकिन जब मैं डाइपोल कंसीडर करता हूं तो ही मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि लगभग डीई बाई डीएल टाइप का बनेगा, क्योंकि ये छोटा सा लेंथ होगा। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो इट इज वेरी क्रिटिकल। अब क्वेश्चन कैसे दे देता है, सुनना बेटा, एक डाइपोल है, आराम से सुनना, और एक और डाइपोल है। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कितना है, फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों के बीच में, व्हाट इज इंटरेक्शन फोर्स। और दोनों एक ही लाइन पे हैं, ये मेरी ड्राइंग गंदी है, दोनों बेटा एक ही लाइन पे ऐसे, ठीक है। इंटरेक्शन फोर्स या फोर्स बिटवीन, और ये दूरी आर मान लो। बात समझे बेटा? और ये स्ट्रेट लाइन पे बच्चा, बिल्कुल अगर तुम मेरी भावनाओं को समझ रहे हो तो इसको ऐसे बनाना कि सर यहाँ से यहाँ तक कुछ डाइपोल छोटा सा दे रहे हैं, P1 है, ऐसे ही मान लो, चलो P1 का डायरेक्शन भी ऐसे ले लो कि सर ये P1 है और यहाँ पे P2 है, P2। अब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। अब बच्चा 3 दिन बैठ के क्वेश्चन करे, या तो एक बच्चा बोले सर देखो बेटा, एग्जाम में क्यों कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, वो टीचर की बात को ना बड़ा ध्यान से सुनते हैं। सर इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे मान लो डिस्टेंस दिए रखा है दोनों के बीच में, तुम मुझे बताओ P1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा, बताओ। कोई बच्चा आज की क्लास जो अटेंड किया है, बताओ बेटा, हमने क्या सीखा था। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बेटा, बताओ। 2 kp/r³, हाँ या ना, देख लो। ये सीखा था कि एक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कितना आती है, 2 kp/r³। याद आया? तो वो बच्चा इधर आएगा, बोलेगा सर इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 2 kp/r³ और पहले वाले फिगर से, P1 की वजह से। क्या यहां तक तुम्हें समझ आ रहा है बेटा? पर सर ने हमें ये फॉर्मूला लिखाया था कि फोर्स होता है डाइपोल मोमेंट, किसी चीज का डाइपोल मोमेंट इनटू वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो वो बच्चा ऐसे करता, बेटा ये डाइपोल मोमेंट इसका है, जो डाइपोल पड़ा है किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पड़ा है, P2। हमारा जब फॉर्मूला है PdE/dl, तो P ये बना और इसने P1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की जिसको तुम अभी करोगे डिफरेंशिएट। अब बताओ DE/dl, हमारा dl कितना आएगा, DE/dr बनेगा कि नहीं इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो तुम बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2kP1 r³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, फास्ट बेटा। बेटा -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, r⁴ आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, -3, हाँ या ना, यहां तक साथ में हो। अब del/del r आ गया, अब P क्या है, P2 है, तो आपका फाइनल आंसर है कि सर दोनों के बीच में फोर्स लगेगा इतना होगा, P2 इंटू 2kP1 इंटू -6 बाई, अच्छा नहीं 2 पहले लिख चुका हूं मैं, सॉरी, -6, 2 इंटू 3 -6 बाई r⁴। आंसर समझ आया बेटा? अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। अप्रोक्सीमेशन कितनी बार लोगे, 2 डाइपोल हैं भाई, वो पहले ही आपके पास फॉर्मूला बना के रखा हुआ है अप्रोक्सीमेशन वाला। अगर आप 15-20 देख लो बेटा, जिसको अगर इसको बिल्कुल एक डाइपोल की तरह मान के डिराइव करोगे तो आफ्टर 30-40 मिनट्स ऑफ डेरिवेशन यू विल रीच टू दिस फॉर्मूला। मेरी बात समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट पे आए बेटा। आई नो बेटा आपने एब्जॉर्ब, मैं, तुम एक काम करना, ये फॉर्मूला लिखना कि ये इंपॉर्टेंट है और ये कई जगह काम आएगा। अभी बेटा पता है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें फॉर्मूले में लिखवाई हैं, मैं उनको सबको एक एक एप्लीकेशन लेके पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने तुमको ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन कराया ना, इसलिए क्लासेस मिस करना बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि देखो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करने वाला था, मैं सोचा था आज थ्योरी पढ़ाते हैं सिर्फ,
तो बच्चे के लिए सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये फॉर्मूला तो है, पर ये डाइपोल मूवमेंट है जिसपे हमें फोर्स निकालना है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी सिस्टम की वजह से। तो मैंने यहाँ पे दो डाइपोल के बीच में फोर्स पूछा है, तो एग्जामिनेशन हॉल में किसी बच्चे को ये चीज स्ट्राइक करेगी कि नहीं, ये बेटा बहुत मुश्किल है कि चलो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और फिर इस पे फोर्स निकाल लेते हैं। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बेटा डाइपोल को पकड़ के ना, मतलब ऐसा समझो कि डाइपोल से तुम वो कर लो, फ्रेंडशिप कर लो, वही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसको पकड़ के रखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुमसे एक चीज पूछी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ऐसे ऐसे होता है, जहां पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं। ऐसे हेडिंग डालना, बिहेवियर ऑफ, बेटा मेरी आईपैड की बैटरी खत्म हो चुकी है तो वीडियो शायद ऑफ हो जा रही है बार बार। बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ आ गए? तो अब हम इसके अंदर एक डाइपोल को रख देंगे। ये चीज क्लियर है बेटा? और देखते हैं। अच्छा बेटा मैं तुमको एक साफ बोल रहा हूँ, भले टीचर तुमको ऐसे बना दे, भावनाओं को अपने साथ लेके चलो। ऐसे सोचो यहाँ बहुत बड़ा प्लस है, बहुत बड़ा प्लस है। अब डाइपोल का क्या बिहेवियर होगा? बेटा तुम डाइपोल को कैसे भी रख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी रख लो। एक बच्चे ने ऐसे सोच लिया कि चलो सर ऐसे मान लेते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब बेटा मुझे ये बताओ, डाइपोल के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एंगल देखना सीख गए? यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के डायरेक्शन में एंगल देखना सीख गए? दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, सीखे आप? अब कहीं पे इसको अलग से ऐसे डायग्राम बना के ऐसे सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगाएगी, क्यू ई। माइनस क्यू पे कितना लगाएगी, माइनस क्यू ई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना लगता है बताओ जरा, बताओ बेटा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? डाइपोल पे नेट फोर्स हमेशा कितना लगेगा? जीरो। टॉर्क जीरो नहीं लगेगा। ये नाचेगा बेटा, अभी देखना। आपको ये फीलिंग आ रही है ये नचाएगा? मैंने नेट फोर्स जीरो बोला, ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको यही चीज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है जेईई मेंस और नीट के पेपर में कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? द आंसर विल बी जीरो, बट टॉर्क लगेगा। मैं अगर इस डिस्टेंस को देखूं, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट करेगा बेटा। तो सेंटर ऑफ मास यानी d/2 वाला ये डिस्टेंस d/2। तो जब तुम किसी एक को देखोगे, किसी एक को, मान लो मैंने QE वाले फोर्स को देखा, इस वाले को, तो जो टॉर्क की वैल्यू होती है बेटा, आई होप सारे बच्चों को याद है, R×F। आई होप हम कुछ कुछ भूले नहीं है पास्ट को। तो जब मैं फोर्स मुझे पता है QE, और यहाँ सेंटर के अबाउट में मैं R देखूंगा तो मुझे R/d/2 दिखेगा। बस अंतर क्या होता है, देखो बेटा एक चीज समझना, मैंने R/d/2 को मैं जानबूझ के ना d/2 ये सेंटर से ये d/2 को एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। प्लीज बेटा वेक्टर वाइज समझना, आप अपने पे बहुत बड़ा एहसान करोगे। और मुझे बताओ QE, तो तुम मुझे बताओ क्या यहां तक तुम्हें समझ आ रहा है? ये मैंने फोर्स बना दिया और ये मैंने R बना दिया d/2, जिसके अबाउट घूमते हो ना, पाइवट पॉइंट समझ लो, यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकाल रहे हैं हम। जो हमारा टॉर्क है वो किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो हम यहाँ इस मिड पॉइंट के अबाउट निकाल ले रहे हैं। अब बताओ बेटा R×F करोगे तो कितना आएगा? d/2। बेटा मैग्नीट्यूड में RF sin थीटा लिख सकते हो कि नहीं? आया ना, देखा आपने? तो अगर मैं d/2 F की जगह QE और sin थीटा लिख रहा हूं, बेटा तुमने देखा मैंने d/2 का डायरेक्शन वही लिया है जो डाइपोल का डायरेक्शन होता। इसका यूनिट वेक्टर और डाइपोल का यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। आराम से भावनाओं को अच्छे से समझ लो बेटा। p वेक्टर माइनस से प्लस की तरफ है, मैंने d/2 एज ए वेक्टर भी ऐसे ही लिया है। तो मैं अगर चाहूं तो इसको d/2 d into q को
ऐसे लिख देता हूँ कि सर ये मुझे P क्रॉस E दिख रहा है बाई 2। देखो Q इंटू डी को मैंने P लिख दिया, और आपको पता है कि R क्रॉस F को आप RF साइन थीटा लिख सकते हो। तो बेटा क्या आपने भावनाओं को समझा कि डायरेक्शन D था तो D क्रॉस E बनना चाहिए, पर D इंटू Q को मैंने P लिख दिया, तो मुझे ये मिल गया कि भाई इसका टॉर्क मिला P क्रॉस E बाई, बेटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब का इंपॉर्टेंट है। और आप सिमेट्री से जब निकालोगे तो इसका आंसर भी P क्रॉस E बाई 2 ही आ जाएगा, और दोनों एक ही सेंस में रहेंगे। और बेटा हमेशा फील करके देख लो, ये ऐसे घुमाएगा तो ये इसको ऐसे खींच के एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, दोनों का टॉर्क एक ही डायरेक्शन में आता है, तो नेट टॉर्क ऑन डाइपोल विल बी, दोनों को जोड़ दोगे वेक्टर वाइज तो P क्रॉस E आ जाएगा बेटा। इसे कमिट टू मेमोरी करके गजब याद कर लेना बेटा। इस पे अब तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, एक पूरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन खुल जाती है इसके ऊपर। व्हाट इज द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिकल डाइपोल? आंसर विल बी P क्रॉस E। यहां तक समझ आया बेटा? आराम से बेटा, लिख लिया? सर हाँ बेटा बोलो। सर हमने d/2 का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अलाउ क्यों दिया? ताकि बेटा उसको अच्छे अच्छे सुंदर फॉर्मूले में डाल सके। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ इस पॉइंट P के, कोई पॉइंट मान लेते हैं जैसे C मान लिया, मुझे यहाँ फोर्स लग रहा है ऐसे करके QE, तो यही तो R होता है बेटा। R हम कैसे लेते हैं? R होता है, अगर हम R क्रॉस F लेते हैं, देखो अगर आप लोग को थोड़ा सा याद करवाता हूँ मैं, सपोज कोई भी सिस्टम है, ये पाइवट पॉइंट है मान लो, मैंने यहाँ फोर्स लगाया ऐसे करके, तो मैं R को डिफाइन कैसे करता हूँ? जिस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क लेना है वहां से ये दूरी। अब तुम बताओ बेटा, अगर मेरे को पता है कि मेरा पिछले वाले केस में पाइवट पॉइंट ये है, सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, जो वेक्टर होता है मेरा वो यही होता है d/2। तो d/2 डायरेक्शन ऑफ माइंड, बेटा तुम्हें इतना तो पता है वेक्टर छोटा रहे चाहे बड़ा, डायरेक्शन सेम हो सकता है। जी सर। तो d/2 और P का डायरेक्शन सेम है। यस सर। हाँ, अब रुको इसको करते हैं क्लियर। हाँ, तो बेटा आई होप तुम एक बात समझ पा रहे हो कि ये तुम्हें एक विंडो ऑफ केसेस खोलेगा न्यूमेरिकल्स के। ये ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ ये कमिट टू मेमोरी होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कि टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल शुड बी, मतलब इन योर मेमोरी, की तुमसे कोई अचानक से पूछे तुम, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, इतना समझ जाना कि हम इसको ऐसे बार बार डिराइव नहीं कराएंगे, आपको ये याद होना चाहिए। आगे बढ़े बेटा। अच्छा इसमें मैंने तुम्हें दो प्रॉपर्टी बताई थी कि बेटा कि नेट फोर्स जीरो होता है, नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। अच्छा ये बताओ नेट टॉर्क जीरो हो सकता है क्या? जल्दी 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 बताओ, सोच के बताओ। इज इट पॉसिबल कि नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? सोचो, और है तो कहां पे, किस पोजीशन पे? बेटा अगर कभी भी मेरा डाइपोल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हाँ बिल्कुल, अगर डाइपोल मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए चाहे एंटी पैरेलल हो जाए, दोनों जगह, तब क्यों एक बार साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी और एक बार 180 डिग्री आ जाएगी? तो इसलिए बड़ा बच्चा ना, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब तुमको मोर देन वन करेक्ट बनाते हैं या टफ क्वेश्चन बनाते हैं तो बस धीरे से ऐसे लिख लेगा, टॉर्क मे बी जीरो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर इज यस, मे बी जीरो पॉसिबल है। टॉर्क ऑलवेज नॉट जीरो, ये गलत है, ऑलवेज नॉट जीरो नहीं हो सकता। जब वो पैरेलल या एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब हमें दो पॉइंट पे क्या मिलेगा, टॉर्क जीरो मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो थ्योरी पढ़ते हो उसी से न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तो अपनी थ्योरी पे कमांड बहुत इंपेकेबल टाइप की बनाओ। आगे बढ़े बेटा। अब आते हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या होता बेटा बताओ? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फोर्स तो हमेशा लगेगा, आपने देखा था ना बेटा, इस वाले केस में हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही ली थी। कहाँ गया बेटा, सॉरी, हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स हमेशा लगेगा क्योंकि E प्लस और E माइनस अलग अलग होता है। देखो ना यही तो फॉर्मूला था, F इक्वल टू क्यू मैग्नीट्यूड E प्लस एंड E माइनस। तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज। आप कोई केस सोच नहीं सकते जिसमें नेट फोर्स जीरो हो। आप सोच के देख लो, और आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करनी है, प्लस क्यू इमेजिन कर लो और उसके चारों तरफ एक डाइपोल रख के सोच लो कि किस केस में फोर्स जीरो हो सकता है। आपको केस मिलेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, और ये सारे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं आपसे। आप यहाँ डाइपोल रख के इमेजिन तो करो कि सर एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। हमेशा तुम्हें दिख जाएगा कि माइनस पे जो फोर्स लगा वो ज्यादा लगा और इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो कम लग जाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्या ये बात समझ गए बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पे आए बेटा, नेट टॉर्क। बेटा नेट टॉर्क जीरो होगा क्या? बताओ, क्या पॉसिबल है नेट टॉर्क जीरो होना? टॉर्क निकालने को नहीं आएगा, डोंट वरी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा। आपको जब पूछेगा वो यही पूछेगा, ये वाला केस पी क्रॉस ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकल वाइज। वो इस पे जब पूछेगा तो ऐसे बच्चे वाले पूछेगा कि क्या फोर्स जीरो हो सकता है? आंसर है कभी जीरो नहीं होगा। टॉर्क की बात करें बेटा, टॉर्क कब जीरो हो सकता है? मान लो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और तब तुमने यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया प्लस माइनस टाइप का। अब देखो आराम से जीरो हो जाएगा। क्यों? प्लस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा और माइनस पे जो लगेगा इस तरफ। भले ही दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का या फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट अरे बेटा जब वो एंटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा डाइपोल मोमेंट और एंटी पैरेलल, तब टॉर्क जीरो हो सकता है मे बी इस केस में। तो बेटा पता है एक मस्त सा न्यूमेरिकल बना क्या, नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, नेट टॉर्क जीरो हो सकता है, नेट टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ऑब्जर्वेशन बस इतना ही पूछेगा, इससे मैंने इतना ही पढ़ाया। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े जल्दी। जी सर। जी अब देखो बेटा, स्टार्टिंग में मैंने बड़े सारे पॉइंट बोले थे। आप ये देख पा रहे हो कि डाइपोल अभी खत्म नहीं हुआ है, डाइपोल चलता ही रहेगा। डाइपोल एक लेंथी टॉपिक होता है बेटा। देखो हमने ये टारगेट लिया, ये लिया था, ये लिया था, तो शायद पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन कोशिश करते हैं। चलो अब व्हाट इज द, एक टर्म बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो शायद लास्ट क्लास में भी बताया था। देखो बच्चों के लिए ये भी जरूरी है। सर आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही। बेटा आवाज तेज आ रही है? अभी सही है। यस सर। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देखो ऐसे समझो कि अभी टीचर तुम्हें ये सिखाना चाहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है K Q1 Q2 बाई R। यानी सिंपली पोटेंशियल, अगर इन दोनों के बीच में R दूरी हो तो Q1 से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो इनटू इनकमिंग चार्ज कर दो। क्या ये छोटा सा पॉइंट तुम्हें समझ आता है? Electrical potential energy between 2 point charges at a distance r will be given by this term, electrical potential energy K Q1 Q2 by R। ये समझ आया बेटा? सिंपल है। आपसे वो बार बार बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेंगे। अब सिंस ये पूछते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ, लेकिन इसके अच्छे क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं वो भी समझाता हूँ। क्या ये समझ आ गया बेटा? अब इसमें एक गरीबों वाली कैटेगरी होती है, वो तुमको 3 चार्ज दे देंगे, ये 2 कूलम है, ये -3 कूलम है, ये +4 कूलम है, और ये सारे डिस्टेंस दे देंगे और तुमसे बोलेंगे कि बेटा इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी खर्च होगी। तो देखो तुमको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मान लो तुमको ये R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, तो ऐसे सोचना कि पहले कोई चार्ज नहीं था, तो 2 कूलम को लेकर आओगे तो कोई विरोध नहीं करेगा, देयर विल बी नो हिंड्रेंस। तो 2 कूलम को लाने पर एनर्जी कितनी खर्च हुई? 0। लेकिन अगर अब तुम 4 कूलम को लाओगे तो 2 कूलम को बड़ा बुरा लगेगा और एनर्जी स्प्रिंग की तरह स्टोर होगी। देखो जब 2 कूलम लाओगे, 4 कूलम को लाओगे, पहले 2 कूलम को लाए, एनर्जी खर्चा 0। 4 कूलम को लाओगे तो 2 कूलम बोलेगा ए यार रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ, के Q1 की जगह 2 कूलम इंटू Q2 यानी 4 कूलम बाई डिस्टेंस जो भी दिया है, जैसे R3 है तो R3 रख दोगे, तो ये निकला एनर्जी खर्च हुई 4 कूलम को लाने में, K Q1 Q2 बाई R।
अब जब तुम -3 कूलम को लाओगे तो 4 कूलम से भी एनर्जी निकलेगी और 2 कूलम से भी निकलेगी। क्या तुमको ये बात समझ आई? तो इसको जब लाओगे तो k -3 कूलम इंटू Q2 की जगह 4 कूलम बाई ये डिस्टेंस 3r2, और जब तुम इसकी वजह से निकालोगे 2 कूलम की वजह से, तब तुम्हें फॉर्मूला पुट करना है k -3 यानी Q1 इंटू Q2 यानी 2 बाई R1। तो बेटा हमारा नेट फॉर्मूला, आप मेरी बात समझ गए बेटा? दिस इज अ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जब आपसे वो k Q1 Q2 बाई R निकलवाएंगे, एंड दैट इज वेरी सिंपल कैटेगरी, इसलिए मैं इसमें ज्यादा पढ़ नहीं रहा। बच्चों को इसमें भी मजा आता है, वो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि एक हेक्सागन है, इस पे सब पे +Q चार्ज है, इसको बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी? अगर तुमको दिया हुआ है कि साइड ऑफ द हेक्सागन इज ए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं बेटा, तो साइड ए दिया हुआ है, तो कैलकुलेट द एनर्जी जो इसको बनाने में लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा ऐसे लेवल के हैं कि वो जेईई मेंस और नीट में आ सकते हैं, बट इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर लोगे बेटा? अब सब जी सर। कि पहला लाए कोई नहीं लगा, जब दूसरा लाए तो फिर लगा, फिर तीसरा। ये लेंथी क्वेश्चन है, मतलब ये आपकी कैलकुलेशन बेस्ड है, पर ऐसा नहीं है जिसमें टीचर आपकी कोई हेल्प कर रहा है। ट्रस्ट मी, इसमें क्या हेल्प है बेटा कि पहला चार्ज लाए कोई वर्क डन नहीं हुआ, जब दूसरा लाओगे तो इतना वर्क डन होगा, तीसरा लाओगे तो दोनों चार्ज की वजह से वर्क डन होगा, और हर बार वर्क डन को इतना ही लिखना है k Q1 Q2 बाई R, तो एक बच्चा भी कर लेगा। हाँ, अगर किसी को दिक्कत हुई तो कैसे होगी? अच्छा सर, जब मैं इसको लाऊंगा तो ये क्या करेगा? तब तुम्हें R को 2a लेना है, तो तुमको कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना है, बट दिस इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन जब तुम्हें वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकलवाता है। मेरी बात समझ गए? आगे बढ़े, अब आते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ बच्चों को यही चीज ऐसे दिखती है कि सर ये पोटेंशियल है और ये इनकमिंग चार्ज है, तो ये केस, अब मैंने मान लो तुमसे बोला एक शेल है जिसका रेडियस r है, आप मुझे बताओ अगर इस पे चार्ज q है, बेटा आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस Yes, सर। sir. ऐसे सोचो कि इस, अब मैंने बोला व्हाट इज एनर्जी स्पेंट, या व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस शेल इन मेकिंग दिस शेल, लिखेगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस क्यू है। शेल, और व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, कितना आंसर होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेगा बेटा, तो चलो सोचते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने बस इतना बोला है कि आपको एक चार्ज शेल दे रखा है, शेल मतलब सिर्फ ये सारा चार्ज ऊपर ऊपर है सरफेस पे, कैसे निकालोगे? तो इस क्वेश्चन को मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, अगला मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप करोगे, मैं अगला तुरंत दूंगा होमवर्क में। एक बच्चा से सोच लेगा, सर लेट अस से कि एक समय स्मॉल क्यू चार्ज है और मैं जो ला रहा हूं चार्ज वो डी क्यू है, और फाइनल पोजीशन हमारी ऐसी हो जाएगी कि आर दूरी पे टोटल चार्ज क्यू इकट्ठा हो गया। एक समय स्टार्टिंग पे जो चार्ज आ रहा होगा टी इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना रहा होगा इस पे? क्यू इक्वल टू 0। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे फाइनल चार्ज आ गया प्लस क्यू। कभी तो रहा होगा कि बीच में स्मॉल क्यू कुछ रहा होगा और डी क्यू आ रहा होगा। मेरी बात समझ गए कि क्यू आप इकट्ठा कर चुके होगे और स्मॉल डी क्यू आ रहा होगा। ये बात समझ आई? तो एक बच्चा इसको ऐसे देखता है कि सर ने ऐसे बताया था कि पोटेंशियल इनटू इनकमिंग चार्ज, तो वो बच्चे की जिंदगी थोड़ी सुकून में जाएगी। वो बोलेगा अच्छा सर, इसका मतलब है कि जब मैं क्यू चार्ज इस शेल पे चढ़ा चुका हूँ, क्यू चार्ज इस शेल पे चढ़ा चुका हूँ, तो डी क्यू लाते वक्त मैं ऐसे सोचूंगा कि क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होता है शेल पे? के क्यू बाई आर इंटू इनकमिंग चार्ज, पोटेंशियल इंटू इनकमिंग चार्ज। ये हुआ वर्क डन खर्च थोड़ा सा, किसको? डी क्यू को उठा के इस शेल के ऊपर चिपकाने के लिए यूनिफॉर्मली। क्या मेरी बात समझ आए? पोटेंशियल इंटू इनकमिंग चार्ज, क्योंकि बेटा टेक्निकली यही तो इसको अपोज करेगा ना, यही पोटेंशियल तो इसको अपोज कर रहा होगा कि मत आओ। यहां तक समझ आया? तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? जब मैं इसको पकड़ के इंटीग्रेट कर दूंगा
और हमारा चार्ज कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा, Q इक्वल टू 0 से फाइनल Q इक्वल टू Q तक। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, K बाहर R बाहर Q dq का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, Q स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। यहाँ तक समझ आया, और लिमिट पुट कर लेना 0 से लेके Q तक। तो हमारा टोटल वर्क डन इन क्रिएटिंग ए शेल विल बिकम K Q स्क्वायर बाई 2R। क्या यहाँ तक तुम लोग साथ में हो बेटा? बात समझ आई बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। जी सर। अब रुको, अब एक समझो कि ये तुम्हारा होमवर्क है जिसमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, मतलब क्यू चार्ज तन तन मन मन हर जगह फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, रेडियस आर है। इसको बनाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी, या मतलब गेन हो जाती है, मतलब समझना कि आखिरी में इसके हम बोलते हैं इतनी एनर्जी इस बॉडी ने गेन कर ली है, या तुम्हारी या एक्सटर्नल की डीक्यू कौन लाएगा भाई, डीक्यू लाने में तो मेहनत लगेगी लगेगी, ये प्लस की अपोज करेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, वो लैंग्वेज ऐसे लिखेगा व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इन क्रिएटिंग दिस सिस्टम, या तो व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय दिस सिस्टम। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको ये निकालना है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, अगर दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये आपका होमवर्क है बेटा, एक बार अटेम्प्ट करना, मजा आएगा। बेटा ये बात समझ आ गई? तो बेटा आज हम लोग थोड़ा सा एक केस और करते हैं, अभी तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा सा 6 मिनट, करें बेटा? नोट कर लिया? यस सर। देखो बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे सपोज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल कितनी एनर्जी गेन कर लेगा ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म वाली में एक डाइपोल को रख दूं तो क्या होगा, वो कितनी एनर्जी गेन कर लेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लिया बेटा, यहां तक लिख लिया? और बेटा पता है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत ज्यादा चीजें हैं, आप चाहो तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कितना क्रिटिकल चीज है। नोट किया बेटा, हेडिंग डाल ली? यस सर। ठीक है चलो, अब अगर मैं आपसे कभी एनर्जी आपसे पूछूं कि एनर्जी ऑफ डाइपोल कितनी होगी, तो अच्छा ये बताओ हाईएस्ट एनर्जी कहाँ होगी, अच्छा लोएस्ट कहाँ होगी। अब आप सोचोगे सर हम कैसे सोचें कि एनर्जी लोएस्ट कहाँ होगी हाईएस्ट कहाँ होगी। अच्छा ये बताओ मुझे कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैं, अच्छा पहले ये थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा, मैंने एक डाइपोल कैसे छोड़ दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, अब बताओ ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और इस पे ऐसे ना, है ना। तुम क्या आप ये भाषा समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अलाइन करना चाहेगा। थोड़ी देर में बेटा इस डाइपोल की हरकत कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ, इच्छाएं तो यही है ना इसकी। यानी अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पैरेलल हो जाए, ओए होए होए पैरेलल, तो हम बोलते हैं अरे सर स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। यही हम चाहते थे, यही हम चाहते थे। स्टेबल पॉइंट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना टॉर्क कैसे कर पाओगे, वरना एसएचएम के क्वेश्चन कैसे कर पाओगे डाइपोल के। स्टेबल पॉइंट क्या होता है, ये वाला। when is a dipole stable in electric field, when it is parallel to the electric field। अब इस पॉइंट पे खुद ही सोच लो ना, ना कोई फोर्स लग रहा है ना टॉर्क लग रहा है, इसकी जिंदगी खुश है बेटा, देख पा रहे हो। तो जब तुम स्टेबल होते हो तो तुम्हारी एनर्जी क्या होती है, अरे सर मिनिमम होती है, मिनिमम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा वेर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको कॉमन सेंस से पता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इस केस में होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एक डायरेक्शन में आ जाए। नोट कर लिया बेटा इतने को अच्छे से।
बेटा हो सकता है 2 मिनट ज्यादा लग जाए, और अभी बहुत सारी चीजें हैं बेटा। इफ यू विश मैं डाइपोल पे अभी 2 घंटा और पढ़ा सकता हूँ, बट मेन वाले पॉइंट पहले करते हैं, ठीक है? यहां तक समझ आया? तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी डाइपोल में? अगर एक डाइपोल को ऐसे रख दिया जाए वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, अब ये बना हमारा माइनस क्यू और ये बना प्लस क्यू। ओए होए होए, जो टॉर्क लगेगा ना बेटा, क्यों? अरे टॉर्क क्या था? पी क्रॉस ई। इतना याद रखना, जब आप सबसे चंचल होते हो तब आपकी एनर्जी हाईएस्ट होती है बेटा। इलेक्ट्रॉन इन मोशन हमेशा, मतलब एग्जांपल समझो। अब देखो इस पे जब बेटा पी और ई के बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है, आप इमेजिन कर पा रहे हो, तो इस केस में मोस्ट अनस्टेबल रहता है, मोस्ट अनस्टेबल। तुरंत टॉर्क लग के उसको अलाइन करना चाहेगा। मेरी बात समझे बेटा? ये चीज समझ आई? अच्छा, किसी को मेरे वो डायग्राम्स याद हैं जो मैंने ऐसे करके बनाता था स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए? कि बेटा देखो, एक सिंपल सी थ्योरी समझो। अगर एक बाउल के अंदर अब तुम यहाँ पे हो तो ये मोस्ट स्टेबल है, अगर तुम और किसी पॉइंट पे हो तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल। हमारी कोर्स में अगर ये बाउल के ऊपर ऐसे बैठे हुए हो, हम स्टेबल को कैसे डिफाइन करते थे? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए प्लस नेट फोर्स या नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। और ये वाला केस क्या था? अरे 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 अरे, हाइट पे हल्का से किसी ने टच किया तो नीचे गिर जाएगा। यानी यहाँ नेट फोर्स तो 0 है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है? तो अगर मैं डाइपोल को देखूं, बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो बेटा एक बात समझना, अगर मैं डाइपोल को कुछ इस तरह से बना दूं कि यहां मैंने प्लस क्यू रख दिया और यहां माइनस क्यू, अब तुम इसको हल्का सा टिल्ट करोगे ना, टिल्ट हल्का सा, अब बोलोगे सर इसमें क्या है? बेटा यहाँ पे डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट है। इस वाले केस में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल अपोजिट है। अब अगर मैंने हल्का सा इसको थोड़ा सा घुमा दिया, देखो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब बेटा जरा सोचो, जैसे ही तुमने हल्का सा टिल्ट किया, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी और प्लस क्यू पे इधर लगेगी। ये घूम के फिर से अपने आप को कहाँ अलाइन करना चाहेगा? ऐसे ही। हर डाइपोल का लक्ष्य है, वो चाहता है कि पी और ई पैरेलल हो जाए, फाइनल पोजीशन। तो ये वाला केस इसकी तरह आ जाता है कि आपको जब पी और ई में एंगल 180 दिख रहा है तो वो तुमको ऐसा लग रहा है कि स्टेबल है, पर वो स्टेबल नहीं है। हल्का सा छुआ और वो पूरा नाच के 180 डिग्री घूम गया और ऐसे बनना चाह गया। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। आई होप बेटा आप लोग थोड़ा थोड़ा साथ में इमेजिन कर रहे हो। मैंने तुमसे ऐसे बोला, जब तुम ऐसा रखोगे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो बेटा देखो बड़ा नाचेगा ऐसे, इसकी पूरी तमन्ना होगी जम के ऐसे घूम जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसे रखा पी को और इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब पी और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे तब ये स्टेबल पोजीशन होगी, है ना? और अगर बेटा ऐसे हुआ कि अगर डाइपोल मूवमेंट ऐसे रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहा, तो भी बेटा वो नाच जाएगा। अगर तुमने हल्का सा इसको किया, ये भी अनस्टेबल है, ठीक है बेटा? ये ओनली स्टेबल है। अब मैं पॉइंट पे आता हूं दोबारा। देखो हम लोग ना कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 डिफाइन करते हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी बेटा कहाँ 0 डिफाइन करते हैं? ये पूरा आर्बिट होता है आपकी इच्छा। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, जनरल कन्वेंशन पे हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड 0 हेयर, इस लाइन के अलाउंग, इस लाइन। अब तुम देखोगे कि ये तो मैक्सिमम अनस्टेबल था, तो जब तुम मैक्सिमा को ही 0 मान लोगे तो अब तुम कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। देखो बेटा अगर मेरा रेफरेंस ही, अगर मैं बोलूं कि 0 हाईएस्ट है, मान लो तुम नेगेटिव से सोचो, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, अगर मैं इसी को हाईएस्ट बोल दूंगा तो बाकी सारा नेगेटिव ही निकलेगा।
क्या ये बात तुम्हें थोड़ी सी समझ आई? तो बच्चे, हमारे कन्वेंशन में हमने ये डिफाइन किया कि जो ये वाली पोजीशन है यही हमारी जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन कमाल की बात है ये हाईएस्ट है। तो अब तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, व्हाट वी विल गेट इज ए नेगेटिव, बट बेटा वो सिर्फ रेफरेंस वाइज है। देख याद रखना एक बात, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ चेंज दिखाती है, यानी अंतर, वो कभी भी एब्सोल्यूट सच नहीं दिखाती है। इट्स जस्ट लाइक हाइट। अगर मैं बिल्डिंग के टॉप को ही बोल दूं कि भाई यहाँ जीरो है, तो नीचे जो बच्चा गिरेगा उसको तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे हम लोग कि बच्चा नीचे गिर गया है। उसी तरह हमने हाईएस्ट पॉइंट को जीरो डिफाइन कर दिया, और जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है माइनस पी डॉट ई। ठीक है बेटा, अब यहीं से मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर दूंगा इसकी डेरिवेशन से। ठीक है बेटा, आप लोग को नोट कर लिया ये पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा इसको समझाना पड़ेगा कि पी और ई के बीच का एंगल लेना है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा। आप बस ये सारे पॉइंट नोट करते जाना कि हमें यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करना है। अब ऐसे ये डाल लेना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल से नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आंसर मैंने आपको दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब बस जितने आइडियाज हमने सीखे हैं मैं उसको ऑर्गेनाइज कर दूंगा। ठीक है, क्लोज करें बेटा। सर फोर्स एंड एक्टिंग मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला थोड़ा फिर से बता देंगे? हाँ बेटा बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। देखो एक काम करते हैं, कहीं पे भी मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और बता देता हूँ। मान लो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज से। देखो एक इमेजिनेशन जरूरी होता है। मैंने एक चार्ज लिया और इमेजिन कर लिया कि इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो बेटा पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, हर जगह वो अलग होगी, वेक्टर वाइज या मैग्नीट्यूड वाइज भी। मेरी बात समझे? सिर्फ सर्कल पे लोगे तो सेम मिलेगी। तो अगर अब मैं कभी भी डाइपोल को कैसी भी ओरिएंटेशन में रख दूं, बेटा देखो फॉर्मूला Q इंटू ई होता है ना, भले Q दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको यहाँ E1 मिलेगी और यहाँ E2 मिलेगी, तो कभी भी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तब मैंने डाइपोल को रखा, तो हो सकता है माइनस क्यू पे इधर फोर्स लग जाए और प्लस क्यू पे इधर लग जाए, और सिंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है Q इंटू ई, तो ये फोर्स जीरो हो सकता है। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से या जो तुम इमेजिन कर पाओ, कभी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब माइनस क्यू को अलग धक्का लगेगा, प्लस क्यू को अलग धक्का लगेगा। जब दोनों पे फोर्स ही अलग अलग है तो नेट फोर्स उसका जीरो हो ही नहीं पाता है बेटा। मेरी बात समझे ना? अरे बेटा आप इसको ऐसे कर सकते हो, दो वेक्टर हैं F1 एंड F2, उनका लोएस्ट वैल्यू जीरो नहीं आ सकता है अगर वो अलग अलग है तो। मेरी बात समझ गए? वेक्टर उससे सोच लो। ठीक है बेटा, अब सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आई होप तुम लोग यहाँ तक नोट्स अच्छे से बना लोगे बेटा। चैट पे बेटा, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग में जस्ट शेयर कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग राइट अवे।